तो बीजेपी अपने सहयोगी दलों की मदद से केंद्र में सरकार तो बना रही है, लेकिन सरकार बनाने से पहले वो ये समझ लेना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में आखिर चूक कहां पर हुई। आज का बड़ा सियासी डेवलपमेंट यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया, और आखिर योगी को दिल्ली बुलाने का मतलब क्या है, यह भी हम आपको बताते हैं। आला कमान के आदेश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। योगी को दिल्ली बुलाने का मकसद 3 सवालों का जवाब तलाशना है। पहला, यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का संकल्प कैसे टूट गया। दूसरा, आखिर क्यों एनडीए गठबंधन इतनी सीट भी नहीं ला पाया जितनी सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीत ली। और तीसरा, उत्तर प्रदेश में अब आगे की रणनीति क्या होगी। खास बात यह है कि यूपी में हार की समीक्षा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बार यूपी में मोदी योगी की जोड़ी प्रचार के दौरान खूब चली थी। दोनों दिग्गजों ने वाराणसी से लेकर अयोध्या तक कई रोड शो भी किए और रैलियां भी की। पीएम मोदी ने खुले मंच से कई बार योगी सरकार के कामकाज की तारीफ भी की, लेकिन जब सीटें उम्मीद से बहुत कम आईं, तो अब दोनों नेता दिल्ली में बैठकर मंथन करेंगे। शुक्रवार को होने वाली बैठक में उत्तर प्रदेश से योगी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी होंगे। माना जा रहा है कि योगी की कैबिनेट में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। प्रशासनिक बदलाव भी संभव हैं। यूपी सरकार में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरों का कद बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक के आंकलन में ये बात सामने आई है कि ये तीनों वर्ग के वोटर इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। बूथ से लेकर प्रभारी मंत्री तक बदले जा सकते हैं। यानी मानकर चलिए कि यूपी में बीजेपी के अंदर नीचे से ऊपर तक कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए कुछ नए कार्यक्रमों के जरिए जनता तक पहुंचा जाएगा। पूरे चुनाव के दौरान संघ सक्रिय नहीं था, इसीलिए संघ की नाराजगी दूर करने की कोशिश होगी। यूपी में रोजगार के अवसर बनाने के लिए कुछ नए रास्ते तलाशे जाएंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद से योगी आदित्यनाथ कैमरे पर तो ज्यादा नहीं बोल रहे, लेकिन बंद कमरे में बड़ी बड़ी बैठकें ले रहे हैं। योगी किस तरह एक्शन मोड में आ गए हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने लखनऊ में यूपी के कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। दावा यह है कि बैठक में बीजेपी की हार की वजहों पर चर्चा हुई। बैठक में 6 कैबिनेट मंत्री शामिल हुए थे। इससे पहले उन्होंने सभी विभागों के आला अधिकारियों की भी बैठक ली। उनसे अपने अपने विभाग में कामकाज का हिसाब मांगा गया। योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम दोबारा शुरू कर दिया, जो चुनाव आचार संहिता की वजह से रोकना पड़ा था। जनता दर्शन कार्यक्रम में योगी आम लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उसका मौके पर ही हल निकालते हैं। अब यूपी में बीजेपी दोबारा कमबैक कैसे करेगी, इसका हल निकालने के लिए योगी दिल्ली आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को हार मिली है, ये काफी दर्द देने वाली है, और बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में हार पर बीजेपी की रिपोर्ट आ चुकी है, और रिपोर्ट में कई अहम बातों का जिक्र है। यूपी में बीजेपी को 33 सीटें मिली है 80 में से, और देश में बीजेपी स्पष्ट बहुमत हासिल करने में जो नाकाम रही है, उसकी बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में सीटों का घटना है, और 40 सांसदों को लेकर के यह रिपोर्ट बनी है। खबर यह आ रही है कि मोदी और योगी के भरोसे रहे सांसद कहीं ना कहीं उनकी अपनी कमजोरी इस चुनाव में उनकी हार की बड़ी वजह बनी है। बीजेपी इस बार पूरी तरह से सहयोगियों के आश्रय है। कदम कदम पर उसे सहयोगियों के साथ की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के सहयोगी भी ये एहसास करा रहे हैं, ये जता रहे हैं कि बीजेपी इस बार 2014 और 2019 के मुकाबले कमजोर है, और इसलिए सरकार बनने से पहले ही उन्होंने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सहयोगी दलों ने सरकार को समर्थन पत्र के साथ साथ डिमांड लेटर भी थमा दिया है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जेडीयू ने अग्निवीर स्कीम और यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत 4 मुद्दे उठाकर शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी को तेवर दिखा दिए हैं। मोदी 2.0 में 2022 में अग्निवीर योजना लाई गई थी। इसका देश भर में विरोध हुआ था। अब नीतीश कुमार की डिमांड है कि अग्निवीर योजना में सुधार किया जाए। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया था, और 400 से ज्यादा सीटें आने पर उसे देश भर में लागू करने का दावा किया था। अब नीतीश कुमार डिमांड कर रहे हैं कि यूसीसी पर पहले सभी पक्षों से बात हो।
नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना कराई थी और अब पूरे देश के लिए जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। इस पर बीजेपी की ओर से अभी तक खामोशी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग नीतीश कई वर्षों से कर रहे हैं। अब शपथ से पहले फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वो दोहरा रहे हैं। जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। जेडीयू भले ही कह रही है कि बीजेपी को बिना शर्त समर्थन है, लेकिन जिन मुद्दों को उठाया गया है उसके जरिए नीतीश कुमार ने बीजेपी तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि बीजेपी अब पहले वाली स्थिति में नहीं है। वहीं कांग्रेस एनडीए के सहयोगियों की ओर से उठी चिंगारी को हवा देने में लगी हुई है। नीतीश कुमार जी ने 10 साल से ये मांग की है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े, पर अब क्या वो बिहार को भी विशेष दर्जा देंगे? कांग्रेस ने जातीय जनगणना और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाकर नीतीश के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को लुभाने की कोशिश की है। अब तक बीजेपी के जो सहयोगी मंत्रालय की मांग को लेकर डरे सहमे रहते थे, अब वो खुलकर मंत्रालय की डिमांड कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने 3 मंत्रालयों की मांग रखी है। जेडीयू सूत्रों की ओर से फॉर्मूला तक दिया गया है कि 4 सांसदों पर 1 मंत्री बनेगा। जेडीयू के 12 सांसद हैं तो जेडीयू को 3 मंत्री पद चाहिए। एलजेपी-आर की ओर से 2 मंत्री पद और जीतन राम मांझी की ओर से 1 कैबिनेट पद की डिमांड है। टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर के साथ साथ 5 मंत्री पद की डिमांड रखी है। नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। सहयोगियों के तेवर देखकर बीजेपी भी बेचैन है। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं पार्टी जेडीयू की अनावश्यक मांगों के आगे झुकेगी नहीं और गठबंधन धर्म का पालन करेगी। मोदी 3.0 की यात्रा शुरू होने से पहले ही सहयोगी जिस तरह से बीजेपी को तेवर दिखा रहे हैं, क्या ये नई सरकार की राह में आगे आने वाली अड़चनों का संकेत है? दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।